लो, आज का टॉपिक है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस इन एग्जाम्स। बेटा आईसीआई वाले उससे भी ज्यादा काटेंगे। आईसीआई वालों का हाल देखा। कल एक बच्ची सीए इंटर के अंदर थी, ऑडिट की शीट लेके आई थी। ऑडिट में क्या होता है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स वाले, और उसमें 20 मार्क्स के होते हैं। उसमें 1 नंबर दे रखा है, 20 मार्क्स में से 1 नंबर, जबकि उसके सारे एमसीक्यू ठीक है। और इंस्टीट्यूट ने जो सजेस्टेड आंसर रिलीज करती है ना, उससे भी मैच हो रहे हैं। अब तुम्हारे पास में राइट नहीं है कि तुम चैलेंज कर सको आईसीआई को। आईसीआई कहती है, अगर हम रीचेकिंग भरते हैं ना, सीट मंगवाते हैं, रीचेकिंग भरते हैं, तो आईसीआई वाले सिर्फ क्या करते हैं कि अगर कोई क्वेश्चन अनचेक्ड है तो उसको हम मार्क कर देंगे, ठीक है, या टोटल गलत है तो हम उसका टोटल ठीक करेंगे। अगर आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है और इंस्टीट्यूट ने उस बिल्कुल ठीक वाले क्वेश्चन पर क्रॉस करके 0 लिख रखा है, तो उसको ठीक नहीं करेंगे वो, चाहे तुम कोई भी प्रूफ ले आओ। बच्चे सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं इस चीज के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक भी जा चुके हैं, बट कर नहीं सकते। कुछ कर लो, आंदोलन वो तो देखो अपनी दुकान चलाने वाली बातें हैं। अब एक बात बताओ, तुम यूट्यूब पे आंदोलन देखते होंगे और कोचिंग एकेडमीज के, वो एक बात बताओ, पहले आंदोलन हुआ तब भी मैंने क्लास में इस बच्चों को समझाया था कि कुछ नहीं होगा, जो होगा ऊपर आईसीआई में होगा, जैसा वो प्रोफेसर बता रहे वैसा नहीं हो सकता। अब क्या हुआ, अब फिर एडमिशन का टाइम आ गया। अब एडमिशन के टाइम पे फिर वीडियो, और एक चीज नोट करो, सबकी एक साथ आई, बीच में कहां थे वो कह रहे थे आईसीआई वाले कहां गए रिफॉर्म्स। मैं कह रहा हूं तुम कहां गए, कहां वो दिसंबर में धरने पे बैठने वाले थे। अब अपनी कोचिंग पढ़ाई, अब खाली बैठे थे दिसंबर में, उस टाइम वो खाली थे, उनकी क्लासेस नहीं थी। अब रिजल्ट आती है, अब एडमिशन का टाइम आ गया ना, अब वो रिफॉर्म दिखाएंगे ताकि वो यूट्यूब पे इनके सब्सक्रिप्शन ज्यादा बढ़े, यूट्यूब पे ज्यादा सर्च हो, ताकि उनके एडमिशन बढ़े। बात है ये। अब तुम पूछोगे इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है, आईसीआई भी ढूंढ रही है। इसका सॉल्यूशन भी आईसीआई ढूंढ रही है कि हम करें क्या इसमें अंदर। हाँ, इसका सॉल्यूशन ये है, मैं आपको बताता हूं। नॉर्मली जो ये हाय तौबा मचाते हैं ना, इंस्टीट्यूट ने नंबर काट लिए, इंस्टीट्यूट ने नंबर काट लिए, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है उसमें 3 क्यों दे रखे हैं, वो इंस्टीट्यूट को भी नहीं पता हम 1 नंबर क्यों काट रहे हैं। मैं पहले ही बताया था तुम्हें कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो ये मान के चलो 3 दे देंगे, और 3.5 आ गए तो उस दिन जाके तुम प्रसाद चढ़ाया ना, उस दिन मतलब एग्जामिनर अच्छे मूड में बैठा है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने अटेम्प्ट ही 60 का किया है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि 1/4 यानी 25% मार्क्स ऐसे वैसे ही काट लेती है थ्योरी सब्जेक्ट में। प्रैक्टिकल्स की बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में पूरे नंबर आ सकते हैं जी, ठीक। तो अगर उसने 60 का अटेम्प्ट किया तो 25% कितना बना, 15 मार्क्स, मतलब उसके आएंगे 45। मतलब वो रोएगा क्योंकि वो आसपास चल रहा है, वो फेल होने वाले बच्चे। इंस्टीट्यूट कभी ऐसा नहीं करेगी कि आपने अटेम्प्ट किया है 90 नंबर का, बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है, मैं 100 की तो उम्मीद भी नहीं कर रहा कि तुमने 100 का बिल्कुल सही अटेम्प्ट कर दिया हो, वैसे हो जाएगा तुम दो को कभी देख लेना, बट 90 का तुमने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया है तो 90 को 30 दे दें, 90 मार्क्स का तुमने बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया, उसके 30 आ जाए, तो ये थोड़ा सा इनसेंसिबल लग रहा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो बस मैं तुम्हें ये कह सकता हूं कि अगर तुम ये कह रहे हो सर हम करें क्या, नंबर इतने कट रहे हैं, ऐसे ऐसे नंबर काट ले, तो तुम बेटर प्रिपेयर करो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता मैं। आईसीआई वाले पता नहीं कब रिफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल तुम्हें रिफॉर्म करना है। फाउंडेशन का सिलेबस लगभग खत्म होने वाला है, ठीक है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि तुम लोग टिके हुए हो। बीच में मेरे ख्याल से 8-10 घंटे क्लासेस लगी थी ना, आज भी है क्या? 12 घंटे। चलो, कितने बच्चों को मजा आया? रोना तो तुम पहली क्लास में भी रोए थे, पैदा हुआ था तब नहीं रोया था क्या? अब एक चीज और नोट कर लो, जब तुम लोग इंटर में होगे ना, या तुम लोग जब सीए फाइनल में चले जाओगे, तो ये 12-12 घंटे वाली क्लास आपको याद आएगी जो रात को 10 बजे तक लगी थी। इस बात का मेरे से लिख के ले लेना। कई बच्चों, हमने ऑप्शन दिया था ना शायद 10 बजे क्लास का, हाँ, जिन्होंने लगाई है, किन किन बच्चों ने लगाई थी तो बताओ, मजे आए थे नहीं आए थे?
क्योंकि एक तो ये देखो कि रात को 10 बजे तक लगातार आपकी क्लास लगेगी ना तो बैंड बज जाएगी। कभी कभी चलता है। और बोथ ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनकी तो मेहनत बहुत अच्छी रही है, उन्होंने तो लगातार लगाई है। उन्होंने मेरे ख्याल से 10-12 दिन लगाई थी। सुबह बेचारे 5 बजे आते थे, 10 बजे तक क्लास लगाई है। हमने उसमें भी ऑप्शन दिया था, जिसको सुबह वाली क्लास लगानी है, जिसको सुबह वाली क्लास नहीं लगानी, जिसको रात वाली क्लास लगानी, रात वाली नहीं लगानी। क्योंकि वो बात है, तुम्हें पता है, बैकअप हमने पूरा अरेंज कर रखा था बच्चों की सहूलियत के हिसाब से। बट बोथ ग्रुप के सारे बच्चे आए थे, ठीक है ना। तो सीए में एक चीज तो ध्यान रखना कि सीए कोर्स जो है सबसे टफ कोर्स माना जाता है। तुम्हें पता लग ही गया होगा, थोड़ा बहुत हिंट तुम्हें मिल ही गया होगा, है ना। ठीक है, तो देखो भैया टफ कोर्स है, इतना हाई पे आउट करती है तुम्हें, मतलब सीए बनने के बाद में है ना तुम्हारी लाइफ सिक्योर है। और जब तुम +2 में आए थे ना तब भी मैंने ये बात कही थी तुम लोगों को कि जिसने सीए कर ली उसकी लाइफ सिक्योर है। और 1 साल हो गया लगभग, तुमको 1 साल हो गया, 6 महीने हुए, 6 महीने हो गए। तो थोड़ा बहुत जिन सीए से मिले होंगे तुम लाइफ में, अब थोड़ा बहुत नोट करना शुरू किया होगा तो तुम्हें, मेरे से तो कहा यार, मैं तो रोज ही आता हूं यार, मेरे से क्या मिलोगे। हाँ, निखिल सर से मिले। तो तुम्हें लगा कि कोई सीए ऐसा है जो भटक रहा हो यार? नहीं ना। अगर किसी सीए से पूछोगे भाई कितना कमाते हो, तो देखो हो सकता है अधिकतर सीए बनिए होते झूठ भी बोल सकते हैं कि हम तो बहुत कम कमाते हैं, बट तुम्हें पता लग जाएगा मैं तो वाकई में कम कमाता हूं यार, मेरी बात छोड़ो तो। हाँ, तो अगर वही बात कि अपना लाइफस्टाइल वगैरह बिल्कुल चेंज करना है, नाम वगैरह कमाना है, पैसे वगैरह कमाने हैं, तो कॉमर्स लाइन में इससे बड़ा कोई कोर्स नहीं है। किसी को अगर ये लग रहा हो ना कि सर हमने बीकॉम सेक्रीफाइस कर दी, तो सीए इंटर का एक वर्चुअल बैच चल रहा है हमारा, उसमें बीकॉम के मेरे ख्याल से 7 या 8 एडमिशन है, डायरेक्ट एंट्री वाले। उनसे बात करके देखना। मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम लोग बीकॉम करने के बाद अब सीए इंटर में आए हो, तुम्हें ऐसा कुछ लगा कभी कि कॉलेज लाइफ में हमने ये चीज अचीव कर ली और अगर हम कॉलेज नहीं जाते तो मतलब वो चीज तो मिस हो जाती है? सर झंड हो गई लाइफ, हमें तो ऐसा लग रहा है 3 साल तक हमने किया क्या है। मैं क्या चीज मिस कर दिया, मतलब 3 साल बाद? तब मैं तो ये मानता हूं कि 3 साल तुम्हें थोड़ा थोड़ा टैक्स भी पढ़ा, थोड़ा बहुत कोस्ट भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत एफएम भी पढ़ा है। तो जो बच्चे फाउंडेशन के बाद इंटर कर रहे हैं उनकी नॉलेज का लेवल, और एक तुम लोग बीकॉम करके आए हो तुम्हारी नॉलेज का लेवल डिफरेंट होगा। कहा हाँ सर डिफरेंट है, इनकी ज्यादा है। मैं एग्जैक्टली मेरी भी हंसी निकल गई, मैं कैसे बोला सर देखो कॉलेज है ना, फर्स्ट ईयर में हमें भी वही क्रेज था जैसे आजकल के बच्चों को होता है ना +2 करते कि भाई कॉलेज आएंगे यार, क्या रखा है सीए में। कि कॉलेज हम शुरू में गए 3-4 महीने, 3-4 महीने के बाद है ना हफ्ते में 1 या 2 क्लासेस हमने बंक करनी शुरू कर दी। सेकेंड ईयर तो ऑलमोस्ट बंक पे गया, थर्ड ईयर तो कब आया कब गया पता भी नहीं लगा। थर्ड ईयर में तो ये था छोड़ो यार, खत्म करो यार कॉलेज को, क्या है ये। तो वो सारा क्रेज खत्म हो गया। और दूसरा क्या है, इस 3 सालों में हम पढ़ते कब है? जब एग्जाम होता है। एग्जाम से जस्ट 1 दिन पहले किताबें तब ढूंढेंगे, ठीक है। वो किताबें वो जो शुरू में खरीदते हैं ना, बड़े चाव से खरीदते हैं, उसको अलमारी में रख रखा होता है। और जब पता लगता है एग्जाम आ गए और अलमारी खोलते हो तो उसके ऊपर या तो मकड़ी बैठी होती है, डड्डू बैठा होता है, कईयों की किस्मत अच्छी हो तो छिपकली में अंडे भी दे रखे होते उसपे। वो उस रात को किताब पढ़ते हैं और कमाल की बात है पास भी हो जाते हैं। और फिर उनको लगता है भाई साहब हम तो सुपरमैन है, एक रात में किताब पढ़ ली और पास भी हो गया। हमें तो जादू वाली पावर आ गई, हमें वहम होने लग गया कि हमें जादू वाली पावर आ गई कि हमने रात को किताब उठाई और हमने यूं किया और हमें सब याद हो गया, ठीक है। और अगले दिन वो एग्जाम देने चले गए। एग्जाम में गया पास भी गया, 6 नंबर भी आ गए। बीकॉम में भाई साहब नंबर ऐसे मिलते हैं नाप के, बीकॉम में नंबर नाप के मिलते हैं। गाने क्या तुम क्वेश्चन, कई बच्चे क्वेश्चन पेपर रिपीट कर करके आ जाते थे। ऐसा आईसीआई में भी एक बार हुआ है, एक बच्चे के नंबर थे मेरे ख्याल से 25 आए थे, बच्चे ने रीचेकिंग डाल दिए। अब इंस्टीट्यूट वाले ने कहा यार 25 के 40 सोच रहा है कि 25 के कहीं 40 हो जाए बढ़ के। वो कहे मैं ये पूछना चाहता हूं 25 भी कैसे आ गए। क्या मैंने सेम क्वेश्चन पेपर जो है वो 10 बार लिख दिया और शीट भर दी, जो क्वेश्चन पेपर एज इट इज वो क्वेश्चन पेपर लिख दिया और नंबर दे रखे थे। चेकर्स की वो जितनी भी सीट थी सब मंगवाई, तो पता लगा चेकर ने ऐसे नाप के नंबर दे रखे थे जो बीकॉम वाले नंबर होते थे ऐसे। इस चक्कर में उसके अगस्त अटेम्प्ट में बहुत सारे बच्चे पास भी हुए थे फिर, बट क्या करे इंस्टीट्यूट ने एक बार जो नंबर दे दिए उसका कुछ हो नहीं सकता।
तो बच्चे कह रहे सर वो 3 साल में हमारी पढ़ने की रिदम जो है ना वो बिल्कुल खराब हो गई। उन 3 साल में हमने सिर्फ कॉलेज में क्या की, मस्ती। कॉलेज में भी नहीं, वो नाम कॉलेज का हो जाता है, कॉलेज तो कभी गए नहीं तुम, वो तो घर से बाहर निकल गए तुम कॉलेज का बोल के। तो वो रिदम जो है ना उनकी कह रहे हैं स्टडी करने वाली वो खराब हो गई सर। ये जो फाउंडेशन वाले बच्चे जो अब इंटर में हुए ना, इनकी रिदम तो बनी हुई है, क्योंकि +2 तक तो तुम्हें पता ही है कैसे पढ़ाते हैं स्कूल में, डंडे मार मार के पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पारस पे आ गए तुम। बस यहां पर ये एक बात है कि डंडे नहीं पड़े, पढ़ाई तो स्कूल से भी ज्यादा। तो एक बात ये कि लास्ट टाइम तक अगर तुम टिके रहोगे तो बेटर है। अभी आ गया, लास्ट टाइम भी आ गया। कुछ बच्चे अभी सिलेबस खत्म होते घर भागने की कोशिश करेंगे, यूटीएफटी नहीं देंगे। कुछ है बच्चे, कोई है ऐसा बच्चा सोच रहा हो कि यूटीएफटी क्या देने, यहां पर क्लास में इतने टेस्ट दे दिए? ऐसा बिल्कुल मत सोचना। यूटीएफटी सारे देने हैं। जो यूटीएफटी सारे देगा उसके पास होने की परसेंटेज 50% और बढ़ जाएगी, यानी कि जो अपने आप को फेल सोच रहा है उसके भी 50% तो हो जाएंगे। ठीक है ना। अधिकतर यहां पर मैं बता देता हूं आपको यूटीएफटी देने के फायदे बता देता हूं। अधिकतर क्वेश्चन जो यूटीएफटी में आएंगे वही एग्जाम में आएंगे। दूसरा, रिटर्न प्रैक्टिस। तीसरा, तुम्हें पता लग जाएगा तुम कहां स्टैंड कर रहे हो। जो बच्चा घर चला गया जिसने सोचा कि यूटी क्या दे, एफटी क्या दे, कई बच्चे सोचते कि एफटी भी एक दे देते हैं और लास्ट वाला एफटी देते ही नहीं। बट ऐसी गलती करना मत, बहुत काम आएगी ये चीजें। ये सिस्टम सारा तुम्हारे लिए, हमारा तो बहुत खर्चा लगता है इसको मेंटेन करने में, यूटीज करवाना, फिर उनको चेक करवाना, हम पे करते हैं उसके लिए। तो अगर बच्चे यूटीएफटी देंगे तो हमारा तो खर्चा है, बट तुम लोगों का फायदा बहुत ज्यादा है। ठीक है ना। चलो जी, अब आते हैं हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन इन एग्जाम। चलो, ये तो फिर वही पुरानी बात करूंगा मैं। एग्जाम में क्वेश्चन बच्चों 2 तरह के आते हैं, एक थ्योरी क्वेश्चन, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी 2, सिचुएशन बेस्ड और दूसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्वेश्चन नॉर्मली कहां होते हैं? मैथ स्टैट्स में, अकाउंट्स में। और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें कहां मिल जाएंगे? लॉ में। ठीक है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी बोलते हैं उसको, हम केस स्टडी भी बोलते हैं। उसमें एक केस बना के दे देंगे। ठीक है। आपका एग्जाम जो लॉ का क्वेश्चन पेपर है वो 60 मार्क्स का तुम्हें अटेम्प्ट करना है, 60 मार्क्स का। बट आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है ये लगभग 72 मार्क्स का आ जाता है जी, लगभग 72 मार्क्स का आता है। 12 नंबर का ऑप्शनल रहेगा जी। आपका कोई भी क्वेश्चन पेपर हो वो आप मान के चलना 70 से 72, 70 से 72 है भाई, 70 से 72 मार्क्स का आता है। 70 मान लो आप, 10 नंबर का इसमें आप कर लो, ऑप्शनल रहेगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। किसी जमाने में फायदा हुआ करता था कि देखो मान लो 7 क्वेश्चन आ गए 10-10 नंबर के, पहला क्वेश्चन तो हमेशा ही कंपलसरी होता है, ये पता ही होगा। उसके बाद के 6 क्वेश्चन में कोई 5 करने होते हैं। और ये ऐसा लॉ का रूल नहीं है, आप सीए फाउंडेशन का, सीए इंटर का या सीए फाइनल का भी अगर कोई एग्जाम उठाओगे तो ये सब में सेम रहता है। पहला क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का कंपलसरी में आएगा जी। ठीक है। और उसके बाद के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शनल होता है। ठीक है। तो किसी जमाने में क्या होता है, मान लो लास्ट के 6 क्वेश्चन है और उसमें से 5 करने हैं, तो बच्चे पूछते सर कि टाइम बच जाए तो क्या करें? तो बच्चों को मैं कहता सारे सोल्व कर दो, क्योंकि उस टाइम होता है बेस्ट 5। बेस्ट 5 का मतलब क्या है? 6 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, जिस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा नंबर होंगे वो 5 क्वेश्चन जो है वो जुड़ेंगे। तो मान लीजिए आपके एक क्वेश्चन में 6 नंबर है और एक में 4 नंबर है, तो 8 वाला ऐड होता था। ठीक है। अब ये रूल 2 साल से ज्यादा हो गया, अब ये चेंज हो चुका है। अब बेस्ट 5 नहीं, अब क्या लगता है? फीफो। जो तुमने क्वेश्चन पहले कर रखा है ना उसके नंबर जुड़ेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन तो वो चेक ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ना ही मत। टाइम बच जाए, 1 घंटा आधा घंटा बच जाए, बाकी क्वेश्चंस को दोबारा क्या कर लो? रिव्यू कर लो, और हो सके तो आजू बाजू वाले की हेल्प कर दो। बट इतने भले तुम हो नहीं, है ना।
क्या सेट? अच्छा, एमसीक्यूज के आएंगे भाई, एमसीक्यूज के आते, बाकी को नहीं आते। जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे उनके आएंगे, बाकी को नहीं। चलिए जी, उसके बाद में मैंने आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि एक सिंगल क्वेश्चन का सिंगल पार्ट आए और 10 नंबर का आ जाए। ठीक है, हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होंगे, हर क्वेश्चन के 2 से 3 पार्ट होंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के नॉर्मली 3 पार्ट होते हैं, ए बी सी, 4 नंबर, 3 नंबर, 3 नंबर, ऐसे बना होता है जी। अभी तक यही ट्रेंड है कि पहला क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले पहला क्वेश्चन हो सकता है 14 नंबर का कर दे, बाकी जो 6 क्वेश्चन है उनको थोड़ा कम नंबर का कर दे ऑप्शनल वाले में से। तो थोड़ा सा इंस्टीट्यूट अपने वेरिएशन करती रहती है। ठीक, ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में सिर्फ 2 पार्ट हो, 5-5 नंबर के 2 पार्ट, या एक पार्ट 6 नंबर का और दूसरा पार्ट 4 नंबर का, एक पार्ट 7 नंबर का, दूसरा 3 का। बट एक क्वेश्चन 8 नंबर का है और एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। 7 वाले की भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ठीक है ना? तो सबसे अच्छी बात तुम्हारे लिए लॉ में यह रहती है कि कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा इन डेप्थ नहीं आता। जैसे नॉर्मली मान लो 8 नंबर का कोई क्वेश्चन आ गया, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मली जब हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमें इस टॉपिक के बारे में याद तो आ जाता है कि ये टॉपिक इस चीज का है, बट 8 नंबर जितना लिख दूं उतना कंटेंट याद नहीं आता। तो तुम लॉ में इस चीज से प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, लॉ में इस चीज से प्रोटेक्टेड हो। लॉ में जो क्वेश्चन आएंगे ना, फॉर एग्जांपल उसने पूछ लिया गुड्स की डेफिनेशन क्या है, तो गुड्स की डेफिनेशन 8 नंबर में नहीं आने वाली। कहीं तुम सोचो गुड्स की डेफिनेशन भी लिख दूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ गुड्स भी लिख दूं, फ्यूचर गुड्स है, असर्टेन गुड्स है, फिर उसकी भी पार्ट है, एग्जिस्टिंग गुड्स के भी पार्ट बना दिए। नहीं नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आया। 3 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स, या टाइप्स ऑफ गुड्स भी पूछ रहे हैं ना, तो बिल्कुल 3 नंबर में तुम्हें पता है फिर क्या करना है, 2-2, 3-3 लाइन में हमें उसको आंसर करना है। ये होगा थ्योरी क्वेश्चन। थ्योरी क्वेश्चन का पोर्शन, मान लीजिए आपके एग्जाम में 60 मार्क्स जो आप अटेम्प्ट करने वाले हो, उसमें तो आपके जो टोटल क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन रहेंगे लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं, सब पार्ट्स वगैरह मिला के। हर क्वेश्चन में 2-2 पार्ट तो होंगे ही, 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं लगभग, तो 12 तो ये हुई गए। किसी क्वेश्चन में 3 पार्ट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो लगभग 15 क्वेश्चन रहते हैं। इन 15 क्वेश्चन में से ये मान के चलो कि 6 क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के आते हैं लगभग, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज्यादा होती है, लगभग 9 क्वेश्चन। अब देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का फायदा भी है, हो सकता है अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसकी लेंथ के ऊपर ध्यान दो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन की कभी भी लेंथ पे ध्यान नहीं देना होता। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हमेशा 3 पैराग्राफ में आंसर करते हैं। टू बी आंसर्ड इन 3 पैराग्राफ। 3 पैराग्राफ में हमें उसे आंसर करना पड़ता है जी। पहला पैराग्राफ, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, देखो आपके सीए फाउंडेशन में चैप्टर ही 5 है। 5 चैप्टर मतलब 5 एक्ट, कंपनी एक्ट, एलएलपी एक्ट। एलएलपी एक्ट तो छोड़ ही दो, समझ लो यार, कर तो अपनों लिया, बट वो चैप्टर के नाम पे धब्बा है। सेल ऑफ गुड एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है, यानी कि कौन से एक्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको यही समझ ना भाई ये कौन से चैप्टर में से है, तो भाई उसके लिए खतरे की घंटी है, उसका अटेम्प्ट लग सकता है, पूरे चांसेस हैं, और वो डिजर्व भी करता है। ठीक बात है ना? तो जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे तो पहला माइंड में अपने क्या आएगा, क्वेश्चन पढ़ते कि इस चैप्टर का यानी कि इस लॉ का क्वेश्चन है, उसे हम बोलते हैं अप्लीकेबल एक्ट या प्रोविजन। फर्स्ट पैराग्राफ में हम अप्लीकेबल प्रोविजन को डिफाइन करते हैं कि जो क्वेश्चन है ये कौन से एक्ट के कौन से प्रोविजन का है, और वो प्रोविजन हम एक्सप्लेन करते हैं फर्स्ट पैरा में। सेकेंड पैराग्राफ में हमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसकी समरी लिखते हैं, समरी ऑफ क्वेश्चन। ये सबसे इजी रहता है क्योंकि इसमें तुम्हें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है।
जो क्वेश्चन दिया है उसको एज इट इज टिकाना, एक आधी लाइन आगे पीछे करके। और थर्ड पैराग्राफ जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है कंक्लूजन का। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कंपनी एक पढ़ा था, ओपीसी के बारे में कुछ आया था उसमें, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, एओपीसी लिमिटेड कंपनी was incorporated as on the date, कोई भी डेट डाल देते, फॉर एग्जांपल 11th अगस्त 2017। ठीक है, विद अ पेड अप कैपिटल of rupees 40 lakh divided into 40 lakh equity shares of rupees 1 each। क्वेश्चन है ना, बहुत बड़ा बना रखा होगा डराने के लिए। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में जानबूझ के देखो क्या दे रखे हैं कि भाई इक्विटी शेयर 40 लाख के है, 1 रुपए का एक शेयर है। इस बात का कोई मतलब नहीं बनता कि कितने शेयर्स हैं, बट वो फिर एक क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाने के लिए, ताकि बच्चा देखते ही क्वेश्चन को डर जाए। द प्रमोटर ऑफ ए ओपीसी लिमिटेड कंपनी Mr. A decides to convert the company into a private company on 13th July 2019. He seeks your advice for his act। वो ये जो एक्टिविटी करना चाहता है उसके लिए वो आपकी एडवाइस मांग रहा है। कमेंट। ये मैंने बहुत ही हाई फाई क्वेश्चन लिया है कंपनी एक्ट के हिसाब से, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन मानता हूं मैं से। बताओ जी, कितने बच्चों को क्वेश्चन सम में नहीं आया? क्वेश्चन सम में आया, किस चीज का क्वेश्चन है? कंपनी एक्ट का है। किस चीज का? ओपीसी के कन्वर्जन का। अच्छा, ओपीसी के कन्वर्जन के बारे में किसी को कुछ याद है? वैसे तो याद नहीं होगा, बट पूछ लेता हूं, क्लास में कई बार कुछ इंटेलिजेंट बच्चे बैठे होते हैं। दो तरह से ओपीसी का कन्वर्जन होता है, एक मैंडेटरी और एक वॉलंटरी। क्या ओपीसी का कन्वर्जन अलाउड है? हां, अलाउड है। अगर वॉलंटरी कन्वर्जन करना है तो आपको इनकॉर्पोरेशन के 2 साल तक वेट करनी पड़ती है। मतलब हिसाब से ये कंपनी 11 अगस्त 2019 से पहले कन्वर्ट नहीं हो सकती। और ये कन्वर्जन कब करना चाहता है? 13 जुलाई 2019 को। तो बताओ, क्या ये कन्वर्जन हो सकता है? नहीं हो सकता। आ गया सब में? लो भैया, अब इसका आंसर कैसे करना है? अब फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैराग्राफ की एक हेडिंग डालेंगे। तीनों पैराग्राफ की एक हेडिंग है जी, ठीक है। सबसे पहले हम हेडिंग लिखेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है।
अगर सेक्शन याद हो तो एज पर द प्रोविजन वर्ड की जगह क्या आ जाएगा? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जिसमें ओपीसी के बारे में लिख रखा है, डेफिनेशन वगैरह दे रखी है और ओपीसी के प्रोविजन के बारे में। बट मैं एक चीज बताता हूं, मैं आप लोगों को सलाह ही नहीं देता कि आप सेक्शन याद करो। आप लोगों के लिए सेक्शन याद करना मैंडेटरी नहीं है, ये खुद इंस्टीट्यूट कहती है, ना फाउंडेशन लेवल पे ना इंटर लेवल पे। फाइनल लेवल पे थोड़ा सा जरूरी हो जाता है, वो भी इनकम टैक्स वगैरह और कंपनी एक्ट के प्रोविजंस में थोड़ा सा क्वेश्चंस आते हैं, उसलिए क्योंकि प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें। ठीक है, इंटर लेवल पे और फाउंडेशन लेवल पे आपको सेक्शन याद करना जरूरी नहीं है। बट फिर भी मैं आपको कुछ सेक्शन याद करवा रहा था, इंपॉर्टेंट जो सेक्शन जिस पे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जामिनर को इंप्रेस कर देते हैं। मैंने आपको बताया ना, एग्जामिनर 5 में से 4 नंबर देगा आपको, 4 में से 3 देगा, काटता वो नंबर। बट अगर आपने सेक्शन लिख रखा है ना, तो शायद उसको दया आ जाए कि भाई बच्चा इससे ज्यादा क्या करेगा, मैं सेक्शन नंबर तक भी लिख रखा, तो इसको तो 4 दे दे यार, तो वहां शायद उसको दया आ जाए। और ये दया का लेवल बढ़ जाता है अगर आपकी राइटिंग बड़ी अच्छी है तो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है ना, मैंने चेक नोट किया है कि उनके नंबर थोड़े फालतू ही आते हैं बाकियों के मुकाबले। अपने एक स्टूडेंट है, उसका क्वेश्चन गलत था, उसने सीट मंगवाई थी, उसका एक क्वेश्चन गलत था लो में, बट उसकी राइटिंग बड़ी अच्छी थी, उसमें 4 में से 4 दे रखे थे। और ये मैंने कई जगह नोट किया, जिनकी राइटिंग बड़ी अच्छी होती है ना, तो वो थोड़ा सा रखते। बट इसका मतलब ये नहीं है जिनकी राइटिंग खराब है उनके नंबर नहीं आएंगे, उनके नंबर नॉर्मल बच्चों की तरह आएंगे, वही 5 में से 4, ठीक है, 4 में से 3 देंगे ऐसे। ठीक है, जिनकी राइटिंग बहुत अच्छी है उनके लिए थोड़ी अपॉर्चुनिटी है। मेरी वाली राइटिंग में 1 नंबर कटेगा, अब सोच लो उनको कैसी राइटिंग चाहिए। क्या? अब इसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ये प्रेजेंटेशन है कि हेडिंग बना के उसको अंडरलाइन जरूर करना, उसके बाद ये 2 डॉट लगा दी। अब इसके आगे मत लिखना, इस लाइन के जस्ट आगे मत लिखना, इस लाइन के नीचे लिखना है। और एक लाइन छोड़ के लिखो तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा खुला खुला लगेगा उनको। बट इसमें यह नहीं है कि लड़कियों की तरह बिल्कुल हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ने की आदत डाल दो, वो नहीं करना। ठीक है, तो एज पर द प्रोविजन में हम क्या लिखेंगे? एनओपीसी, ओपीसी 1 पर्सन कंपनी, आप चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, एब्रीविएशन भी चलेगी। कैन बी कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ प्राइवेट और पब्लिक कंपनी एनी टाइम आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 years from the date of incorporation। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ये अपनों ने प्रोविजन लिख दिया सिंपल बात में। ठीक है, आप चाहो तो इसके आगे भी लिख सकते हो। हाउएवर एन ओपीसी हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी। एक ओपीसी जो है उसको प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा इफ टर्नओवर ऑफ सच कंपनी एक्सीड्स ₹200 lakh और पेड अप कैपिटल exceeds ₹50 lakh। ठीक है, in such case the conversion
shall be made या can be done, shall be done even before the expiry of 2 years from the date of incorporation। ये सब पढ़ा हुआ है ना। अब सबसे पहली बात जो बच्चे कहते हैं कि क्या सर एग्जाम में एज इट इज लिखना पड़ेगा, जो बुक में लिखा हुआ है एज इट इज नहीं लिख सकते तुम लोग, ये मान के चलो, ठीक है, नहीं लिख सकते एज इट इज। लो है भाई साहब, वो लो की एज इट इज स्टेटमेंट थोड़ी याद हो जाती है। अब ये क्या मैंने एज इट इज लिखा, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखा, बट इसमें हर वर्ड क्या है, प्रोफेशनल है। अगर आप कन्वर्टेड की जगह चेंज्ड वर्ड लिखोगे, एंड ओपीसी कैन बी चेंज्ड इनटू प्राइवेट और पब्लिक, तो देखो वो बड़ा सिंपल वर्ड आ गया, यहां पर नंबर कटने के चांसेस ज्यादा है। वर्ड क्या अच्छा लगेगा यहां पर, कन्वर्टेड, ठीक है। अगर आप यहां पर और भी लिख दो और अच्छा लिख सकते हो, वॉलंटरी, मैंडेटरी। आप ओपीसी कंपनी कैन बी कन्वर्टेड वॉलंटरी after the expiry of 2 years from the date of incorporation. However, such company has to be converted into public or private company even before the expiry of 2 years if paid up capital exceed 50 lakh or turnover exceed 200 lakh. तो वो और अच्छी बन जाएगी। मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इस लाइनों को ऐसे ही लिखना है, जैसा आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। वर्ड्स ध्यान रखना, कन्वर्टेड वर्ड ठीक रहेगा, मैंडेटरी, वॉलंटरी, ये वर्ड ज्यादा अच्छे रहते हैं और ये प्रैक्टिस से आएंगे। एज इट इज आप याद नहीं कर सकते, मान के चलो जी। हाँ, हेडिंग जो है कुछ पॉइंट्स की, वो हेडिंग्स एज इट इज याद करना यार। अब जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से एक आधा थ्योरी क्वेश्चन फंसता है, वो था ना मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे किया जा सकता है, बाय म्यूचुअल कंसल्टेशन। तो उसमें नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, ये सब पॉइंट थे ना, तो आप उनकी हेडिंग मत चेंज कर देना। उसकी जो हेडिंग स्टार्ट होगी वो कैसे होगी, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर, ठीक है। तो ये हेडिंग सेम रहनी चाहिए उसकी। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, तो उसमें 2 हेडिंग बनेगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस और टेंडर, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। तो हेडिंग क्या रहनी चाहिए, सेम। आप अपनी तरफ से उसका नामकरण मत कराना, न्यू कॉन्ट्रैक्ट, नोवेशन की जगह लिखाओ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कई बच्चे तो ज्यादा शाणे होते हैं, हेडिंग में भी लिख देंगे न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन लिeu ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, हाईलाइट करेंगे और फिर नीचे लिख देंगे व्हेन पार्टी मेक्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन लिeu ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ऊपर वाला लाइन दोबारा लिख देंगे और फिर कहते हैं नंबर दे दो, और फिर नंबर को नहीं आया, इंस्टीट्यूट नंबर बहुत कट है, अभी तुमको स्कोप दे रहे हो नंबर काटने का, ठीक है। हेडिंग कभी भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, हेडिंग तो होगी यार 4-5 वर्ड की होगी हेडिंग। अब बच्चे क्या करते हैं, हेडिंग पूरी लिख के उसको हाईलाइट करके फिर वही चीज दोबारा चिपका देंगे अंदर भी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बात हो गई। अब सर आपने यहां पर मैंडेटरी कन्वर्जन वाली लाइन क्यों लिखी, जबकि ये क्वेश्चन किसका है, वॉलंटरी का। मैंने ये लाइन इस वजह से लिखी, जो क्वेश्चन में ना वो 40 लाख की क्या लिख रहा है, पेड अप कैपिटल। तो एग्जामिनर जानना चाहता है कि क्या पेड अप कैपिटल का भी कोई फर्क पड़ता है क्या ओपीसी पे, इसलिए मैंने मैंडेटरी कन्वर्जन वाली बात लिखी है। अगर ये पेड अप कैपिटल को ना छेड़ता, इसकी बात ही ना छेड़ता, ऊपर सिर्फ ये कहता कि भाई साहब एक ओपीसी बनी है 11 अगस्त 2017 को और वो 13 जुलाई 2019 को कन्वर्ट होना चाहती है वॉलंटरी, तो बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है। तो मैं सिर्फ वॉलंटरी कन्वर्जन वाले प्रोविजन की ही बात करता, ये तो मैंने एडिशनल लिख दिया, सही बात है ना। तो कुछ फालतू लिखोगे तो ज्यादा ही नंबर आएंगे। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है ना प्रोविजन में। आओ अब हम क्या लिखेंगे, इन दी गिवन सिचुएशन, सेकंड पैराग्राफ, इन दी गिवन सिचुएशन, एक लाइन छोड़ के, ठीक है ना, थोड़ा सा गैप रखोगे ना, पता भी लगना चाहिए एग्जामिनर को कि इस बंदे का पॉइंट कहां से शुरू हो रहा है। इन दी गिवन सिचुएशन, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। आप है ना इसको और अच्छा भी लिख सकते हो, इस हेडिंग को क्या लिखेंगे, फैक्ट्स ऑफ द केस या फैक्ट्स ऑफ द सिचुएशन। फैक्ट का मतलब क्या था, बात, बात क्या है, जो हमें केस दिया गया है उसके फैक्ट्स क्या है, बात क्या है उसकी, ठीक है। हाईलाइट किया, फिर नेक्स्ट लाइन में अब बताओ क्या लिखे इसमें, क्वेश्चन की समरी।
ए लिमिटेड उसका नाम है, बस ये लिखेंगे। मिस्टर ए ब्रैकेट में लिख दो चाहे प्रमोटर, wants to convert the AOPC limited company into private limited company before the expiry of 2 years from the date of incorporation of company। फैक्ट ऑफ द केस कभी भी आपका 4 या 5 लाइनों में नहीं जाएगा, 2 या 3 लाइनों में हमने बात समझानी होती है। ठीक है, हो गया, ये बात समझा दी। बताओ इससे ज्यादा क्या लिखूं मैं? इस पैराग्राफ के कोई नंबर नहीं होते, नंबर होंगे सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के और थर्ड पैराग्राफ के, और नंबर भी तब मिलेंगे जब तुम्हारा थर्ड पैराग्राफ ठीक होगा। कई बच्चों को सर मान लो मैंने प्रोविजन ठीक लिख दिया, कंक्लूजन गलत हो गया, तो तू पागल है। तो प्रोविजन पता है, कंक्लूजन पता नहीं, तो तेरे को एग्जामिनर नंबर कैसे देगा भाई? सही बात है ना, कि प्रोविजन तो तेरे को पता है बट कंक्लूजन नहीं, इसका मतलब तेरे को वो चीज अप्लाई करनी नहीं आती। नॉलेज का मतलब क्या होता है? जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज करना आना चाहिए आपको, उसे नॉलेज बोलते हैं। तो आपके पास प्रोविजन है, इसका मतलब आपके पास इंफॉर्मेशन है, बट उस प्रोविजन को मैं यूज कैसे करूं? मतलब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन जो है यस होगा या नो होगा, तो फिर इसका मतलब आपको उसकी नॉलेज नहीं है। और आईसीआई जो है ना भाई साहब, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं, उसमें आईसीआई आपकी नॉलेज चेक करती है, ना कि आपकी क्रैमिंग पावर। ठीक बात है ना? तो नंबर नहीं मिलेंगे। अब लास्ट पैरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, कंक्लूजन। और मैंने आपको इसके अंदर 4-5 लाइनें रटवाई थी, आप चाहो तो अपनी तरफ से भी कुछ लाइनें बना सकते हो। कंक्लूजन के लिए पहले एक बार जगह छोड़ देना, कंक्लूजन के लिए 4-5 लाइनों की। कंक्लूजन में मैं हमेशा 4-5 लाइनों से स्टार्ट करने के लिए कहूंगा आपको, जो आपको ठीक लगे वो लाइन चेप लेना। आफ्टर एनालाइजिंग द सिचुएशन in the light of the applicable provisions of the act। एक तो ये लाइन कि हम एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को प्रोविजंस की लाइट में, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो, आफ्टर analyzing the situation in the reference of the applicable provisions of the act। या फिर आफ्टर गिविंग कंबाइंड रीडिंग, आफ्टर गिविंग कंबाइंड रीडिंग टू द फैक्ट्स ऑफ द केस एंड the applicable provisions। After giving combined reading to the facts of the case and the applicable provision of the act, या after the study of both the provision and the situation।
इस तरह की कोई भी लाइन जो ये हिंट करे कि हमने दोनों चीजों को पढ़ लिया है, ठीक है। कई जगह आप सिचुएशन लिख दोगे, कई जगह फैक्ट ऑफ द केस लिख दोगे, तो इस तरह की लाइनें चेंज होती रहेगी। किसी भी क्वेश्चन में सेम लाइन बार बार रिपीट मत करना, वेरिएशन लाना, कभी किसी में कुछ लिख दिया, कभी किसी में कुछ लिख दिया, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। जो लाइन ठीक लगे वो उठा लो। जैसे मैंने लिख दिया, आफ्टर रीडिंग द फैक्ट्स ऑफ द केस इन द लाइट ऑफ, अब देखो मैंने 2-3 लाइनें मिक्स कर दी इसमें, ठीक है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मैंने तो बस बनाना सिखाया, मैं ये नहीं कह रहा कि इसी में से कोई लाइन चूज करनी है, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट वी कैन कंक्लूड दैट, वी कैन कंक्लूड दैट, या वी रीच एट अ कंक्लूजन दैट, ठीक है। वी कैन कंक्लूड दैट, या फिर हम वी रीच एट अ कंक्लूजन दैट। The action of promoter Mr. A to convert the company into private company is not correct, या फिर क्या लिखोगे, is not as per law, या प्रोविजन या एक्ट, जो भी है। बस एक चीज ध्यान रखना, जो भी आपका प्रोविजन हो ना, जो भी आपका कंक्लूजन हो ना, उसको अंडरलाइन जरूर कर देना, नॉट करेक्ट। अलग पेन नहीं लेके जाना, ना पेंसिल लेके जानी है, अरे सॉरी पेंसिल तो लेके जानी है वो एमसीक्यू भरने के लिए जो आएगी, बट जैसे आप ब्लैक पेन से लिख रहे हो तो ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना। जो मेन चीज आती है ना क्वेश्चन में, जिसको आपको लगता है भाई ये चीज मेन है, तो उसको अगर आप अंडरलाइन कर दोगे ना साथ के साथ, तो एग्जामिनर पे ये भी अच्छा इंप्रेशन डालती है चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने सेक्शन नंबर लिख दिया, तो सेक्शन नंबर को अंडरलाइन कर दिया। आपने अपना कंक्लूजन लिख दिया, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो उसको अंडरलाइन कर दिया। ये चीजें मस्ट मैटर करती है। थ्योरी क्वेश्चन अगर कोई आ गया तो कोशिश करो कि उस थ्योरी क्वेश्चन को हमेशा स्टेप्स में ही आंसर करना है, छोटे छोटे पैराग्राफ में। देखो अधिकतर क्वेश्चन जो आपके थ्योरी के वो है ही पैराग्राफ में। मान लो टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में आ गया तो आपको पता ही है, ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, फ्यूचर गुड्स है, कंटीजेंट गुड्स है, फिर उसके बारे में बता दिया। या पार्टनरशिप फर्म, एक डिफरेंसेस आते हैं, डिफरेंसेस के 1-2 क्वेश्चन आएंगे कि पार्टनरशिप फर्म और कंपनी के बीच में डिफरेंस बताओ। तो पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंस का बेस, फिर कंपनी के बारे में, फिर पार्टनरशिप के बारे में, ऐसा ही है ना। तो वो प्रेजेंटेशन तो वैसे रहेगी। थ्योरी क्वेश्चन के अंदर क्या रहेगा, हेडिंग बनाई, अंडरलाइन किया, अगले पॉइंट पे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आप हेडिंग नहीं बना पाओगे। सपोज करो ये नोट कर लिया, अब सब में आ गए कैसे आंसर करना है। अब मान लो कोई थ्योरी क्वेश्चन आ गया और यही आ गया, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, इसके बारे में आ गया जी। तो आपने हेडिंग बना दी, इसकी आंसर लिख रहे हो आप। 6 नंबर का क्वेश्चन आता ही है कि म्यूचुअल कंसेंट से कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कैसे किया जाता है, तो आपने हेडिंग बना दी ये, ठीक है। और उसके बाद सबसे पहले आप क्या लिखोगे, नोवेशन। तो हेडिंग बनाई, अंडरलाइन किया, और यहां से लिखना शुरू करेंगे नोवेशन के बारे में। फिर एक लाइन की जगह छोड़ के ऑल्टरेशन। हेडिंग है ना बुक वाली रखने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हेडिंग बनेगी नहीं आपकी, ये तो हेडिंग वाली है, तो बड़े इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो क्वेश्चन आ गया कि आप टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस के बारे में बताओ हमें, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस।
तब उसको उसको आंसर कैसे करोगे? राइट शॉर्ट नोट ऑन टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम क्या लिखेंगे? टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले क्या लिखेंगे? मीनिंग। इसका मीनिंग क्या है? व्हेन प्रोमिजर offers his part of performance to promisee, but the same the performance is not accepted by the promisee, it is called tender of परफॉर्मेंस। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इफेक्ट। फिर हेडिंग क्या बनेगी? इफेक्ट। अब इफेक्ट में क्या होंगे? 4-5 लाइनें थी। सबसे पहला इफेक्ट क्या था? प्रोमिजर क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। ही नीड नॉट टू ऑफर द परफॉर्मेंस अगेन, ठीक है ना। और जो प्रोमिजी है वो उसको क्या नहीं कर सकता? सू नहीं कर सकता फॉर नॉन परफॉर्मेंस, क्योंकि उसने तो परफॉर्मेंस दे दी। इस तरह के पॉइंट थे ना। तो हम उसमें क्या करेंगे? अब आप चाहो तो उसमें नंबरिंग दो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे इफेक्ट दो, ठीक है। आप चाहो तो बुलेट्स यूज कर सकते हो, ये बुलेट यूज कर ली इस टाइप में, या फिर आप एरो लगा सकते हो ऐसे, ठीक है। आप चाहो तो स्टार यूज कर सकते हो। आपको उस सामने वाले बंदे को पता होना चाहिए कि ये लाइन जो है ये अलग है। चाहो तो मैं एक साथ लिख सकता था, मीनिंग इफेक्ट सब कुछ एक पैरा में लिख देता, बट अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका मीनिंग गलत हो गया, ठीक है, आप मीनिंग ढंग से लिख नहीं पाए और आपने एक ही पैरा में सारी बात लिख रखी है, तो 2 या 3 लाइनें फर्स्ट पैरा की पढ़ेगा और पूरे पैरा पे काटा मार देगा, ठीक है। हालांकि आपके इफेक्ट ठीक होंगे, ठीक। अगर मैंने मीनिंग अलग लिखा है, इफेक्ट के पॉइंट्स अलग लिख रहा हूं, और मान लो मेरा मीनिंग गलत है, तो मीनिंग पे क्या करेगा? काटा मारेगा, बट वो इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि आपने उसको अलग पैराग्राफ में लिख रखा है। तो ये थोड़ा सा स्कोरिंग बन जाता है। द प्रोमिजर इज डिस्चार्ज्ड फ्रॉम हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। उसकी ऑब्लिगेशन क्या थी? परफॉर्मेंस देना। भाई साहब मैंने दे दिया। ही कैन नॉट बी, या प्रोमिजर कैन नॉट बी, द प्रोमिजर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, नॉन परफॉर्मेंस लिख देंगे, ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखेंगे, टाइम बचाने के चक्कर में। लिखना भाई, ये पूरी लाइन नहीं लिखना। कई बच्चे क्या कहते, प्रोमिजर इज डिस्चार्ज्ड, ये अगली लाइन नहीं लिखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें ना नंबर कटवाएंगी आपके। प्रोमिजर डिस्चार्ज किस चीज से डिस्चार्ज? कॉन्ट्रैक्ट से ही डिस्चार्ज हो गया या अपनी परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज हो गया? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज होना अलग चीज होता है और परफॉर्मेंस से डिस्चार्ज होना अलग चीज होता है। अगर मैंने ये लाइन यहां तक लिखी था, प्रोमिजर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, किस चीज के लिए लाइबल? फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। द प्रोमिजर नीड नॉट टू ऑफर, प्रोमिजर नीड नॉट टू ऑफर द परफॉर्मेंस अगेन, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट आ गया, यानी कि हेडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना। ये लाइन तो वैसे ही समझाने के लिए लगाई है मैंने, ये हेडिंग नहीं है। कहीं इनको भी हाईलाइट करना शुरू कर दो। एग्जाम में हाईलाइटर मत लेके चले जाना,
एक लड़की लेके चली गई थी जब हम सीए एग्जाम दे रहे थे, पूरा पेपर हरा हरा करके आ गई थी। लड़कियों की आदत होती है, मैं कई बार बच्चों को कहता हूं कि भाई एक हाईलाइट रखना, ठीक है, जब क्लास में पढ़ाऊं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए किसी बात को तो उसको हाईलाइट कर लेना। एक दिन की लड़की डाउट लेने आई, तो सर डाउट है, मैं हाँ ले, उसने पूरी किताब ही हरी कर रखी थी। मैं भाई ये क्या है, ठीक है, उन्हें पूरे पढ़ते, कईयों की आदत होती है हाईलाइटर लिया, पढ़ते पढ़ते यूं यूं चलता रहेगा, ठीक ठीक, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। भर है कि किसी ने किताब ऐसे देखो, इसने भर रखी है। चलो जी, सारे पढ़ते पहले पहले दिन। कईयों का शौक होता है किताब पे कुछ नहीं लिखेंगे, कईयों का ऐसा भी होता है किताब जैसे संभाल के रखनी है, पता नहीं कितने अटेम्प्ट लगेंगे, संभाल के रखो, काम आएगी। अच्छा, एक चीज और, लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन की लेंथ क्या रहेगी। तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि लेंथ जो है वो आपके एग्जाम के लिए मैटर नहीं करती। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जैसे ही तुम प्रोविजन लिखोगे, फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे, कंक्लूजन लिखोगे, मतलब मेन लेंथ किस चीज की आएगी उसमें, प्रोविजन की आएगी। अब प्रोविजन जितना लिखना है उतना ही तो लिखोगे, इससे फालतू तुम लिख क्या सकते हो उसमें। थ्योरी क्वेश्चन में भी एक चीज बताऊं कि अगर मान लो 4 नंबर का या 5 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो जो आपको शीट मिलेगी उसकी एक साइड का मैक्सिमम 75% भरता है पेज, मैक्सिमम 75%, ये मैक्सिमम बताया। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इतना डीप पूछ लेंगे वो आपसे कि वो आंसर सिर्फ 4 या 5 लाइन का होगा, बट क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो तुम उसमें ये मत देखना कि भाई इसकी लेंथ कैसे बढ़ाऊं, वो क्वेश्चन उसमें डीप पूछा है। जस्ट सिंपल सी बात है, अगर वो आपसे गुड्स की डेफिनेशन पूछेंगे तो ये गुड्स की डेफिनेशन वाला क्वेश्चन 3 या 4 नंबर से ज्यादा नहीं आएगा। हो सकता है वो आपसे उसमें टाइप्स भी पूछ ले कि डिफाइन गुड्स विद इट्स टाइप्स, तो तुम्हें लगा भाई साहब ये तो 1.5 पेज का क्वेश्चन है, तो करो, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा इजी है, उस पर हाथ तुम्हारा ऐसा चलेगा, उसमें सोचना थोड़ी है, क्योंकि पहले पेज का क्वेश्चन है वो। तो पार्टनरशिप फर्म के अगर वो आ गए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशन में वो अपन कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी, बिजनेस होना चाहिए, तो भाई साहब वो भी 4 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा, जबकि तुम्हारे पेज हो सकता है 2 बार जाए आगे पीछे का, बट वो सारा लिखना पड़ता है फिर हमें। कई क्वेश्चन ऐसे डीप आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर थ्योरी आ जाए कि इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, अब मैंने आपको क्या बताया था, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर पूछेंगे और हम क्या लिखेंगे, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वो क्वेश्चन 4 नंबर का और आपका आधे पेज से ज्यादा, तो आधा पेज भी नहीं भरेगा उसमें, कि उसमें तो हमें ये लिखना है कि अगर किसी हमने कोई पार्टनर को कोई चीज बता दी है तो क्या माना जाएगा, पूरी फर्म को बता दी। ज्यादा से ज्यादा आप एक एग्जांपल लो लिख दोगे उसमें, 3-4 लाइनों में तो है वो। तो ये लेंथ वाले चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। एक चीज और, इंस्टीट्यूट कई बार बदमाशी करती है, बदमाशी क्या करती है बल्कि टेस्ट करती है तुम्हारा। इंस्टीट्यूट को ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं चाहिए होते जो जल्दी क्विट कर दे, क्योंकि सीए देखो बहुत बड़ी चीज है, जो अभी तुम्हारे ऊपर जो स्ट्रेस वगैरह आ रहा है ना, बर्डन आ रहा है, ये तो कुछ भी नहीं है। जब सीए बन जाओगे तब आएगा बर्डन। अभी जैसे लास्ट डेट आ रही है, तुम्हें बताया 30 सितंबर क्लोजिंग डेट है टैक्स ऑडिट की, सर्वर डाउन होना शुरू हो गया है, ओटीपी नहीं आ रहे, ठीक है। जब भी हम रिटर्न वगैरह भरते हैं ना क्लाइंट की, तो एक ओटीपी आता है, ठीक है, वो ओटीपी फीड करने के बाद ही वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड होती है। अब वो साइट डाउन चल रही है, अब हम क्लिक पे क्लिक किया जा रहा है, ओटीपी ओटीपी आ ही नहीं रहा, और फिर अचानक से 10 ओटीपी इकट्ठे आ गए धड़ाधड़। अब हमें समझ में आ रहा है कौन सा वाला ओटीपी कौन से क्लाइंट का था, लिखा ही नहीं था उस पर कि ये इस क्लाइंट के था, ये इस क्लाइंट का। अब हम हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, ये ओटीपी डाल के देखो, ये ओटीपी डाल के देखो, मतलब उस टाइम हमारे ऊपर बर्डन ज्यादा होता है। क्लोजिंग का टाइम है, घर भी नहीं जा सकते, खाना भी ढंग से नहीं खा सकते, तो बर्डन थोड़ा ज्यादा रहता है। तो इंस्टीट्यूट कहते हैं कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो बर्डन झेल सके, ठीक। तो इंस्टीट्यूट कई बार बदमाशी जानते हो कैसे करते हैं, अगर आपका क्वेश्चन पेपर 3 घंटे का है, और मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मान लो 5 क्वेश्चन है एग्जाम में आए, आपके 5 क्वेश्चन आपको आंसर करने 3 घंटे में, तो नॉर्मली आपको एक बंदा क्या कहेगा कि हर क्वेश्चन में से, मान लो 6 क्वेश्चन कर लेते हैं, 6 क्वेश्चन आ गए और 3 घंटे का पेपर है, तो आपको नॉर्मल बंदा क्या कहेगा, हर क्वेश्चन हमें आधा घंटे में करना है। ऐसा ही हो ना, 6 क्वेश्चन आधा आधा घंटा हर क्वेश्चन पे लगाएंगे तो 3 घंटे का। ये आईसीआई पे अप्लाई नहीं होता रूल, ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन हो सकता है इतना टफ बना दे आईसीआई, जो कि मैंडेटरी होता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी में आएगा ना, हो सकता है वो इतना टफ आए कि पढ़ते ही तुम्हारे तोते उड़ जाए कि भाई ये तो गया, ये अटेम्प्ट तो गया। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे पहला क्वेश्चन पढ़ा और उसी टाइम स्ट्रेस में होंगे, भाई साहब ये तो मतलब किताब में था ही नहीं।
और तुम्हें ये लगेगा कि भाई ये पहला क्वेश्चन ही नहीं आ रहा मेरे को, आगे का क्वेश्चन तो देखेगा ही नहीं बंदा, वही स्ट्रेस। और जब स्ट्रेस में एक चीज बताता हूं, जब दिमाग में दो ही चीजें रहती है, या तो नॉलेज रहती है या स्ट्रेस रहता है। जैसे ही स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा नॉलेज बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, मतलब भागनी शुरू हो जाती है। दिमाग में दो ही चीजों में से एक चीज रहेगी, या तो स्ट्रेस या नॉलेज। तो इस टाइम स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, और जो तुम याद करके आए होते हैं ना घर से, वो भी भूलना स्टार्ट। और इंस्टीट्यूट यही चाहती है कि हमें इनकम्पिटेंट बंदे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगले क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि पहला क्वेश्चन सोल्व ना हुआ हो आपका, ठीक। और इंस्टीट्यूट कई बार पहला क्वेश्चन इतना टफ बनाएगी, अभी तो नहीं आपके फाउंडेशन लेवल पे, आपको इंटर लेवल का बता देता हूं मैं, या हो सकता है अकाउंट्स में इस तरह का गेम खेल ले कि पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 पेज का होगा। पहला क्वेश्चन आपका 3 पेज का, और आप है ना पहला क्वेश्चन 3 पेज का पढ़ रहे हो, है? अगला पेज अरे खत्म ही नहीं हो रहा, उससे अगला पेज, और फिर पढ़ने बाद कहोगे नहीं नहीं वापस चल फिर से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हमें कितनी बार पढ़ना चाहिए? कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए। और तुम फिर घड़ी की तरफ देखते भाई 20 मिनट तो हो गए, अभी तो क्वेश्चन पढ़ा है। पहला क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व होगा 1 घंटे में, और फिर तुम घड़ी की तरफ देखोगे पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया, 1 घंटा लग चुका है, अब बचे 2 घंटे और 5 क्वेश्चन और करने हैं, 5 क्वेश्चन और करने हैं, और तुम्हारे हाथ पैर वहीं ढीले हो जाएंगे, हाथ कांपना शुरू, ठीक है। इंस्टीट्यूट यही चाहती थी। फिर कैसे तैसे तुमने आगे बढ़े और दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। दूसरा क्वेश्चन करने बाद घड़ी की तरफ देखा, ओ भाई साहब 1.25 घंटा पड़ा है और 4 क्वेश्चन करने हैं। तीसरा क्वेश्चन आपने सोल्व किया, इतने में टीचर कहते हैं ओनली 30 मिनट लेफ्ट, और तुम वहीं पे पेन छोड़ देते हो भाई ये अटेम्प्ट तो गए। इंस्टीट्यूट यही चाहती है। बट आपको एक चीज बताता हूं, इंस्टीट्यूट हमेशा क्वेश्चन पेपर जो बनाएगी वो 3 घंटे का होगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे 30 मिनट्स लगेंगे। आगे के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो इतने इजी होंगे कि 10-10 मिनट में सोल्व होंगे। इंस्टीट्यूट चाहती है ये कि तुम शुरू में ही पेन रख दो। तो ये मत सोचना कि तुम्हारे अगर 2 क्वेश्चन में 2 घंटे लग गए तो अगले 4 क्वेश्चन 1 घंटे में नहीं होंगे। अगले 4 क्वेश्चन इतने इजी होंगे कि वो 1 घंटे में ही होंगे। क्या चीज हो सकता है? इंस्टीट्यूट लास्ट में क्वेश्चन दे। इंस्टीट्यूट वाले भी तो पता है, ससुरा भी कभी दामाद था।